साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। क्या आपको मालूम है केदारनाथ धाम में 2013 के हिमालयन सुनामी के बाद भी हम लोगों ने सबक नहीं सीखा। हम लोगों ने मतलब हम सब, सरकार ने ख़ास तौर पे किस तरीके से एक नई आपदा को जन्म देने की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर ये पूरी स्टोरी है। आप खुद समझिए कि हमारे जियो साइंस के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, जो ग्लेशियर वैज्ञानिक है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था और आखिर हो क्या रहा है। ये स्टोरी आपको समझाएगी कि केदारनाथ की ज्योग्राफी क्या है और किस तरीके से जो यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ से जो निकलती हैं, मंदाकिनी है, दूध गंगा है, मधु गंगा है, उनके आसपास या जो ग्लेशियर का मोरेन इलाका है उसके साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है। एक्चुअली में जो केदारनाथ है, केदारनाथ वैली जो हम मंदाकिनी वैली बोलते हैं, जो जिसका उद्गम जो है, जो मंदाकिनी रिवर है, जिसका उद्गम जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। एक्चुअली अगर हम पर्टिकुलरली मंदाकिनी वैली की बात करें तो उसमें दो ग्लेशियर मेजर ग्लेशियर है जो कभी एक ग्लेशियर रहे होंगे, जिसको हम चोराबाड़ी ग्लेशियर कैंपियन ग्लेशियर बोलते हैं। कि आपको देखो, ये आपको ये चित्र में दिखाया जाएगा, ये केदारनाथ वैली है पूरी, ये आपका पूरा सेटलमेंट है केदार, जो छोटा सा टाउन है, और ये सरस्वती रिवर और मंदाकिनी रिवर आकर के जो मंदिर के पीछे मिलती हैं तो उसका वो मंदाकिनी बन जाती है। इन दोनों जो सरस्वती और जो मंदाकिनी है, ये दो ग्लेशियर से आती है। पहले जो है मंदाकिनी जो है चोराबाड़ी से, और सरस्वती जो है कैंपियन ग्लेशियर का से ही आप मान सकते हैं, क्योंकि जो है उसका मैक्सिमम पानी जो उसको फ्लो मिलता है वो कैंपियन ग्लेशियर से मिलता है। अब कैंपियन ग्लेशियर और जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ये किसी टाइम एक ग्लेशियर थे ये, और ये जो है इनका एक्सटेंशन जो है हमने स्टडी की है, वो उसका रामबाड़ा तक इसके रेमिनेंट साफ मिलते हैं, जो अब 2013 के बाद जो पूरे मिट गए हैं। अब बात रही कि केदारनाथ जो हमारा टेम्पल है वो किस पर बसा हुआ है। यदि आप देखें तो केदारनाथ जो है एक यू शेप वैली है, जिसके चारों तरफ तीन साइड से जो है एकदम क्लोज्ड है। पीछे से जो है केदार डोम, केदार पीक, बर्तकुंडा हैं, और साइड से दो पीक और हैं, जिसने केदारनाथ वैली को कवर करके नीचे एक फ्लैट एरिया बना दिया है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो लैंडस्केप यहाँ पर बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ग्लेशियर जो है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्लोप कम हो जाता है, तो यहाँ पर ग्लेशियर जो है हज़ारों साल तक रहा, धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट ग्लेशियर बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि एक प्रकार से जो है उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था ग्लेशियर का, और ग्लेशियर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसको जो है ज़्यादा स्लोप नहीं मिला, तो ग्रेविटी की वजह से जो है वो मूवमेंट इसमें बहुत कम रहा, जिससे उसने इसको एक वैली टाइप का बनाया। लेकिन सडनली जैसे ये रुद्रा पॉइंट से जो नीचे आता है, जहाँ से आपको स्लोप बढ़ जाता है, आपका स्लोप एकदम से, क्योंकि वहाँ पर एक कट एंड स्लोप है, एकदम से आपको स्लोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नीचे को ग्लेशियर जो है का फ्लो ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर जो है आपको जो मोरेन मिलेंगे वो एकदम से वेरी क्लोज मिलेंगे। आपको जो 5 स्टेजेस हमने ऊपर ग्लेशियर को आइडेंटिफाई किए, 5 स्टेज ग्लेशियर के जो अलग है, वो 5 स्टेज आपको वहाँ मिलते हैं, लेकिन बहुत क्लोज मिलते हैं, जबकि केदारनाथ में जो है काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी ऊंचे भी हैं वो, और ब्रॉड एरिया में आपको काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं, जबकि नीचे की तरफ नहीं आते, लेकिन आज जो है वो चीज़ें सब जो है आपदा की वजह से सब चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है जो आपका केदारनाथ जो जिसमें बसा हुआ है, वो एक पल्वराइज मटेरियल बना है, जो मेटल जो है ग्लेशियर के द्वारा वहाँ जमा किया गया है, जिसमें जो है मैंने आपको कहा कि वहाँ पर ग्लेशियर मूवमेंट बहुत कम था, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो वो एक प्लेन एरिया बना एकदम जो है, क्योंकि ग्लेशियर जो जहाँ भी ग्लेशियर होता है, जहाँ ग्लेशियर ज़्यादा फ्लो करता है, वो एक अनइवन सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, पर लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर तक ग्लेशियर रहा, क्योंकि उसे एक फ्लैट एरिया मिलने से या पहले मेटल्स में जमा होने से, जिसने ग्लेशियर के फ्लो को रोका, धीरे धीरे वहाँ पर एक फ्लैट एरिया बना, और दोनों साइड से आपके मोरेन का डिपोजिशन हुआ। फिर क्या था कि वो 3 साइड से माउंटेन से एकदम से क्लोज्ड है, घिरा हुआ है माउंटेन से। ये इससे साफ दिखा रहा है आपको कि एकदम से वैली में केदारनाथ बसा हुआ है। केदारनाथ जब बसा हुआ था, अगर आप इसके पीछे का जो देखें ये केदारनाथ का पीछे का व्यू है। यहाँ पर जो है ये आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर और ये कैंपियन ग्लेशियर है।
प्रॉब्लम क्या है कि कैंपियन ग्लेशियर अब एक प्रकार से इनएक्टिव ग्लेशियर है, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन नहीं है। क्योंकि ग्लेशियर का बनना, ग्लेशियर में दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जहाँ से वो उसको फीड करता है एक्यूमुलेशन, जहाँ से वो बर्फ़ को जमा करता है, और दूसरा गर्मियों में उसको एवोल्यूशन करता है। तो उसको हम ग्लेशियर का एक पूरी प्रकार से एक पूरा फीचर होता है। लेकिन कैंपियन ग्लेशियर में ये सोर्सेस अब रह नहीं गया, क्योंकि कैंपियन ग्लेशियर की जो एलिवेशन हाइट है वो आपकी 3000 से 4500 तक की है। आजकल आपकी स्नो लाइन जो है लगभग 5000 पहुँच गई है। तो वहाँ पर जो है उसको पूरा फीडिंग जोन नहीं मिल पाता, जबकि चोरावा ग्लेशियर जो है अप टू 6000 तक है। तो 5000 के ऊपर जो है उसका पूरा फीडिंग जोन है, तो वो अभी एक्टिव है। जबकि कैंपियन ग्लेशियर जो है इनएक्टिव ग्लेशियर है, एक डेड आइस हो गया। उसको जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, जो भी मिलता है वो एवलांस की वजह से मिलता है, जो ऊपर से स्नो पहाड़ों से स्नो टूट के आती है, और जो स्नो फिसल के आती है वो उसको फीडिंग जोन थोड़ा सा बनाता है, इसलिए वो थोड़ा सा अभी सर्वाइव कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था 2003 में, जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मुझे लोगों ने ये बताया कि सर कह करके ये ग्लेशियर ज़्यादा खतरनाक है, कैंपियन ग्लेशियर कह करके ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और इसके नीचे ये भी कहते हैं कि इसके नीचे कोई लेक झील बन रही कह करके। जबकि झील जो है, बड़ी झील जो है चोराबारी ग्लेशियर के बगल में थी, जिसको आप चोराबारी ताल भी बोलते हैं, और या कभी कभी उसको जो है है मोरेंडम लेक है वो प्रकार से। तो वो लेक थी, तो मैंने उनको ये बात बोली थी, मैंने कहा आप इस ग्लेशियर से की चिंता मत करिए, ये ग्लेशियर डेड ग्लेशियर है, इसमें ज़्यादा खतरा वाली बात नहीं है। जो आपको खतरा होगा तो चोरवाई ग्लेशियर से होगा, जहाँ जब जो लेक वहाँ बनी हुई है उस लेक टूटने का, कभी वो लेक टूट गई तो आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि उस लेक के जो मैंने उस लेक में, उसके बाद जो लोगों ने कहा नहीं वो तो बहुत साल हो गया है कह करके, वो बहुत पक्की लेक है कह करके। लेकिन मैंने अपना काम उसमें रखा, मैं उसको हमेशा मेजर करता था कि इसमें पानी का लेवल कितना होता है, पानी के सोर्सेज, इसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है सोर्सेज क्या है, एवलांस की क्या कंडीशन है और क्या है। तो मैंने उसमें एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पर जो है जाड़ों में जो है विंटर सीजन में बहुत सारे एवलांस एक्टिव हो जाते थे। मैक्सिमम पानी जो वहाँ पर होता है रेन और स्नो मेल्ट का होता था, जो एवलांस से आता था। तो जिस साल ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी और जिस साल ज़्यादा एवलांस होते थे तो उस साल उसका लेवल हमेशा ज़्यादा रहता था। और कभी कभी वो कई टाइम मैंने भी देखा कि पूरी लेक ड्राई होती थी, क्योंकि उसमें जो है उसका कोई अपना आउटलेट नहीं था, पर लेकिन उसमें सीपेज बहुत होता था। तो वही सीपेज जो है उसी का डर भी रहता है कि जहाँ नीचे से सीपेज शुरू हो जाए तो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है हमेशा। पर उसकी टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार की थी। ये वाला मोरेन जो है ये है मिडिल मोरेन, इसको हम बोलते हैं मिडिल मोरेन। इसने पूरे ग्लेशियर को रोका हुआ है। ये एक प्रकार से पूरे ग्लेशियर के जो ऊपर एक्टिविटी है, जो भी आपका मेटल आता है उसको जो है कम फ्लो कर देता है। एक प्रकार से एक ऑब्स्टेकल टाइप का बना हुआ है ग्लेशियर। यहाँ से पास का पानी वर्ल्ड वाटर इधर से आता है और इसका इधर से आता है कैंपियन ग्लेशियर। तो ये मिडिल मोरेन वहाँ पर जो है पूरा काम करता है। अब ये देखें कि जब टेम्पल बना होगा तो एक बहुत बड़ी जो ये है इसकी जो टोपोग्राफी है, ये वाला काम भी जो है जो पानी होता है उसको डिवाइड कर देता है, जो भी एक्टिविटी होती है। और ऊपर से ही आप माउंटेन को देखो, ये वाला पीक, इसके नीचे बोलते हैं ब्रह्म गुफा भी बोलते हैं इसको। तो ये वहीं से डिवाइडर का काम शुरू कर देता है। और मंदिर जो है सीधे इसके, अगर आप इसका अलाइनमेंट लो तो मंदिर आपको ये मिलता है, जो ये आपको गोला बना हुआ टेम्पल का, ये इसके अलाइनमेंट है सीधा। तो मंदिर को हमें कोई खतरा नहीं रहा।
अब मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। मंदाकिनी एक ग्लेशियर रिवर है, जो इसका ग्लेशियर का जो इलाका है करीब 7 किलोमीटर का, यानी जो नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है वो 7 किलोमीटर है, और हर साल 6 से 8 मीटर की रफ्तार से ये ग्लेशियर सिकुड़ रहा है। और अगर इसी रफ्तार से ये ग्लेशियर सिकुड़ता रहा तो 500 से 600 सालों में चोराबाड़ी ग्लेशियर पूरी तरीके से सूख जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ग्लेशियर जो सिकुड़ रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब ग्लेशियर सिकुड़ते भी हैं और एडवांस भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो पहले सिकुड़े और उसके बाद एडवांस हुए। लेकिन जो नदी है उसमें सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पर मंदिर के ठीक पीछे जो खनन हो रहा है, और खनन भी पूरी बड़ी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि जो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान GSI ने जो सर्वे रिपोर्ट प्रारंभिक 2013 के बाद भेजी थी, उसमें साफ साफ कहा गया था कि मंदिर के पीछे आप कोई भी छेड़खानी मत करिएगा, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े बोल्डर हैं और जो रेत बजरी है। लेकिन जो चोराबाड़ी ग्लेशियर और कंपेनियन ग्लेशियर के बीच में एक बहुत बड़ा इलाका है जो पत्थरों का, उसमें घास भी है, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी है, वहाँ से खोदना शुरू हो गया है। अब अगर भारी बारिश हुई तो ये पीछे जो जिसने ठहराव किया है ऊपर के पूरे मोरेन को, वो नीचे की तरफ खिसक सकता है। ये मैं आगे और आपको ऊपर जगह पर दिखा के एक बार फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से तस्वीरों में समझाता हूँ। ये है दूधगंगा। दूधगंगा का कैचमेंट बहुत बड़ा है, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। और इसी के नीचे यहाँ पर ये पूरा ये खनन किया जा रहा है, और ये जो हरी घास दिख रहे हैं ये 2013 में भी ऐसे ही सुरक्षित था। इसके ऊपर है पूरा चोराबाड़ी ग्लेशियर। अब अगर नीचे इसको खोदना शुरू करेंगे इसी तरीके से लगातार, तो ये नीचे खिसक सकता है। और ये इसके पीछे ठीक जो नदी है वो है मंदाकिनी। आगे और ऊपर दिखाता हूँ आपको। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो यहाँ पे खनन किया जा रहा है इसके ठीक पीछे है चोराबाड़ी ग्लेशियर, और यहाँ से ये जो सामने नदी निकल रही है सरस्वती, ये है, ये पूरा इलाका है कंपेनियन ग्लेशियर। और ये पूरा जो हरा भरा छोटा सा पहाड़ है ये है सेफ्टी वॉल। अब इसको खोदा जा रहा है लगातार, और एक दिन ये पूरा नीचे खिसक जाएगा। अब जैसे मुझे पता चला कि ये वाला पोर्शन जो है पूरा काटा जा रहा है, जो एक बहुत डेंजर है। अगर आपको इसको काटना शुरू कर दोगे, इसको ख़त्म करना शुरू करोगे, तो यहाँ का मटेरियल जो है सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। अब वो जो है मंदिर को भी ज़्यादा, पूरे सेटलमेंट को नुकसान तो कर ही सकता है, वो मंदिर को भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। क्योंकि क्या है कि ग्लेशियर के ऊपर बहुत सारी लीकें बनती हैं। हमेशा रिपोर्ट होती है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर पर लीक बन गई वगैरह, क्योंकि वहाँ वो आइस बॉडी के ऊपर बनती है। तो करीब जो है 3-4 किलोमीटर ऊपर बना ग्लेशियर के स्नोट से 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के ऊपर वो लेक बनती है ग्लेशियर के ऊपर। वो वहीं बनती है और वहीं से वो डिसेपर हो जाती है, क्योंकि जो लेक का पानी होता है वो हमेशा मूवमेंट करता है। कोई इसमें पत्थर गिर गया, वो उसको आइस को इरोड करता रहता है। इरोड करते 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 नीचे एक मॉल्यून बन जाता है, वहाँ से पानी नीचे सब ग्लेशियर फॉर्म में नीचे आ जाता है। ये हमने कई बार नोट किया, सडनली डिस्चार्ज बढ़ जाता था, तो हमें लगता था कि ऊपर कोई लीक टूट गई। लेकिन जब आप इस चीज़ को उखाड़ दोगे, इस चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ये यहाँ जो भी एक्टिविटी होगी सीधा हिट यहाँ टेम्पल में करेगा। तो ये इसको तो छीनना नहीं चाहिए। ये एक प्रकार से इसका पूरा जो आप कहते हैं कि हमने वहाँ वालिंग कर दी, ये कर दिया, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे तो बचा लेगा, लेकिन जब आप इसको ख़त्म करने जा रहे हो तो यहाँ भी यहाँ से जो भी ये पूरे अवलांच छूटे हैं। ये दोनों ग्लेशियर का सेफ्टी वॉल कह सकते हैं इसको छेड़ा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल छेड़ा जा रहा है। मतलब इसको आप मैंने बॉडी के किसी पार्ट को काट रहे हैं। अगर आप किसी बॉडी कोई पार्ट कट जाता है तो आप क्या हो जाते हैं। तो यही काम अगर ऐसे कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये यहाँ जिप्सी लगा कर इसको पूरा तोड़ रहे, यहाँ से पत्थर निकाल करके नीचे यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत डेंजर है आने वाले समय के लिए।
अगर इस काम को रोका नहीं गया, इस काम को ज़्यादा किया गया, तो आने वाले 10 सालों में आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे कि हमने क्या गलती कर दी क्या करी। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, मैंने वहाँ पर जो है करीब 20 साल 25 साल काम किया मैंने मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है, ये वाला पोर्शन जो है जो केदार टेम्पल, देखो ना, आज हम साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने टेम्पल बनाया उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई तो 2014 से पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई और 2014 से लेकर अब 2020-22 आ गया है। केदारनाथ धाम में बहुत कुछ बना है, टनों यहाँ पर सीमेंट, सरिया, मशीनें सब कुछ आई हैं। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी, मास्टर प्लान बनाया था कि कैसे होगा, और जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये कहा था कि कम से कम केदारनाथ मंदिर के पीछे आप छेड़छाड़ मत करिएगा। अब कागज़ों में तो सारा सामान यानी जो रेत है, बजरी है, वो नीचे से आ रहा है, लेकिन जब मंदिर निर्माण के आसपास जितना निर्माण हो रहा है सब कुछ यही है, तो जो रेत बजरी है वो यहीं से, पत्थर जो हैं वो यहीं से उठाए जा रहे हैं। और उसके लिए पीछे एक प्लांट भी लगा हुआ है, और वो प्लांट के ऊपर आपने देखा कैसे खुदान हो रहा है। उसका नुकसान अभी नहीं पता चलेगा, भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि कोई भी, अगर हम किसी भी इलाके में किसी भी सेंसिटिव, ये तो हाई सेंसिटिव जोन है केदारनाथ धाम, और वहाँ पर अगर हम नेचर के साथ इतनी बड़ी मात्रा में और इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे तो वो कभी ना कभी नेचर जो है वो डिस्टर्ब होगी। जहाँ खोदा जा रहा है वो ग्लेशियर पॉइंट है, निर्माण तो आप देखिए कितना हो रहा है, भविष्य में पता चलेगा इस गलती का। सरकार ने उसको लीगल किया है या वो अवैध है पूरा प्लांट, वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनकी बात को तो बिल्कुल सिरे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये आज से नहीं है, ये लगभग 2015-16 से है। मैंने कई बार इसका विरोध कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की प्रकृति जो है बिल्कुल, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसको बिल्कुल बचाना चाहिए। मैं कई बार जहाँ आप गए वहाँ मैं कई बार उस स्पॉट पर जा चुका हूँ। वहाँ ऐसी जगह खनन हो रहा है, बीच नदी में नहीं, जहाँ का नदी का स्रोत है और जहाँ हजारों वर्ष पुराना ग्लेशियर है, जो आज एक स्फटिक के उसमें स्थापित है। वो ग्लेशियर को अब लास्ट में जब वहाँ पत्थर नहीं बचे हुए हैं और ऊपर जो पत्थर नहीं बचे हुए हैं, जो उनका मटेरियल नहीं बचा हुआ है, अब उसको खोद करके उसके नीचे का निकाला जा रहा है। और मैं सरकार से बोल रहा हूँ, अभी भी वो 2013, 16, 17 जून दूर नहीं है। उस समय तो हमने छेड़ा भी नहीं था। उस समय तो यहाँ जो मकान बने हुए हैं वो घास भूस से बने हुए हैं, घास से और लकड़ी से। हमारी सारी लकड़ी, क्योंकि यहाँ लकड़ी कहीं है भी नहीं, यहाँ जंगल काट भी नहीं सकते, उसके बावजूद लकड़ी यहाँ नीचे से आई हुई है और घास भूस से बने हुए मकान हैं। हमने बिल्कुल भी यहाँ नहीं छेड़ा। जो पहले पूरा निर्माण कार्य जो 2013 से पहले यहाँ हुआ, वो यहाँ कहीं भी कोई खनन नहीं हुआ, कोई ग्लेशियर को नहीं छेड़ा गया। तब भी, उसके बावजूद भी 2013 की इतनी भीषण आपदा सारे लोगों को देखनी पड़ी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और अब जो है केदारनाथ इतना प्रचलित हो गया, यहाँ लाखों लोग आने के लिए तैयार है। और अगर इसी तरह से यहाँ ग्लेशियर के खनन होता रहा, न जाने कौन सी घटना हो जाए। इसको तुरंत सरकार को रोक देना चाहिए, और नहीं तो हम लोग इस पर हाई कोर्ट में पहल करेंगे अगर सरकार इसको तत्काल नहीं रोकेगी। या सरकार बताएं हमको, कोई एविडेंस ऐसे बताए कि यहाँ परमिशन है। सरकार की सारी परमिशन देहरादून से या नीचे गौरीकुंड से है। यहाँ जो मटेरियल आ रहा है वो सारा पेपरों में ये रिकॉर्ड है कि नीचे से मटेरियल, कोई खनन नहीं, ये चोरी से हो रहा है। ये सारा काम कोई
कोई बिल्कुल सहमति से नहीं है, न हम लोगों की सहमति से है, न भूगर्भ की सहमति से है, न किसी की सहमति से नहीं है। ये सीधे सीधे चोरी का खनन केदारनाथ में हो रहा है। इस पर जांच होनी चाहिए और प्रकृति बचाओ और केदारनाथ को बचाओ, मेरा तो यही है। ये नदी जो है केदारपुरी में 5 नदियां हैं, उनमें से एक प्रमुख नदी है दूध गंगा और दूसरी है मधुगंगा। दूध गंगा के पास इस समय खड़ा हूँ मैं, और ये नदी कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा आपको लग रहा होगा। ये बड़े बड़े बोल्डर, बरसात में इसमें बहुत पानी होता है और ये बड़े बड़े बोल्डरों को नीचे ले आती है। ये नदी लगातार जो दोनों तरफ के जो किनारे हैं उनको लगातार काट रही है, और नीचे जो पुल है या केदारपुरी के लिए भी ये नदी खतरा है। 2013 में भी इस नदी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल तो अगर मैं ये इसको ना डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इसको ऐसे बल्कि में इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन वाल दी जाए, इसको बचाया जाए, तो अभी फिलहाल ऊपर से ग्लेशियर से कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर लेक जो चोरवारी लेक थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, बन भी नहीं सकते क्योंकि अब उसका ओपनिंग हुई हो, उसका मुहाना खुल गया है, जो पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। लेकिन और स्नोफॉल में भी कम हो रहा है धीरे धीरे स्नो, क्योंकि स्नो जो है रेन में कन्वर्ट हो गया है। सॉलिड प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल में ज़्यादा हो रही है, तो वो एक सिस्टम से नीचे आ जाएगा। तो आपको ऐसा बड़ा करना तो एवलांच का खतरा है। लेकिन अगर आप इसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको आप खुला छोड़ देते हैं, इसका रास्ता साफ कर देते हैं, जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी ऊपर होगी, चाहे वो एवलांच की है, चाहे वो ग्लेशियर लेक की है, छोटी मोटी लेक की है, चाहे बारिश का पानी का है, चाहे फ्लो का है, ये डायरेक्ट जो है इकट्ठा होकर सीधा यहाँ हिट करेगा। सेकेंड चीज़ यह है कि यहाँ पर दो चीज़ें जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। हमारे पास इस चोरावारी से बड़े बेसिन है दूध गंगा और मधुगंगा का, जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है, वो स्नो फीडेड है, स्नो और रेन फीडेड है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि पूरा लूज मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा हमें कि हमेशा उसकी भी हमेशा सर्वे होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई लीक डेवलप तो नहीं हो रही है। आपको सरप्राइज हुआ है कि मधुगंगा का डिस्चार्ज जो है मंदाकिनी से ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है। तो वो चीज़ें आपके खतरा हो सकती है, और जो खतरा तो हम अपने आप को बना रहे हैं, हम उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं खतरे को, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम भारी जमा कर रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि एक बियरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, और अभी 10 साल पहले यहाँ पर जो हो रखा है वो अभी स्टेबल नहीं हुआ ढंग से, अन्य तो आपने उसको स्टेबल होने का टाइम दिया, तो वो खतरा तो बना रहेगा आपका। जैसे आपने अभी कहा कि करके कि जो भी नए ब्रिज बना करके वो टिल्ट हो गया क्या करें, उसने होना ही टिल्ट होना ही है, क्योंकि आप उसको लूज मटेरियल आपने खड़ा कर दिया उसको जल्दीबाजी में, देखा नहीं। यहाँ तो मैं 2013 के बाद जो हमने पहले रिपोर्ट बनाई थी, हम तब से ये बोल रहे हैं कि भैया यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क अवॉइड किया जाए, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए। मंदिर की जो मंदिर का नेचुरल चीज़ है उसी को रखा जाए, जिसमें हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उसको ऐसे ही रखा जाए। जिसको यात्रा करनी होगी, उसको थोड़ा कष्ट भी होना चाहिए वापस जाने के लिए, और वही लोग जाएंगे। आपने उसको पिकनिक प्लेस नहीं बनाना है, वो हमारी आस्था का स्थान है।